अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहजाद इकबाल। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। पिछले 2 साल पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत ही मुश्किल साल थे और बहरान तो हमने माजी में भी देखे, लेकिन पिछले 2 सालों में यह खदशा था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है। लेकिन फिर पिछले 5 महीने में हमने देखा है कि कुछ मुस्बत खबरें आई हैं और पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है उस पर कुछ हद तक बेहतरी आई है। एक इस्तेकाम की तरफ जाता हुआ मुल्क नज़र आ रहा है, क्योंकि जो महंगाई सबसे बड़ा मसला था आवाम का, उसमें हमने कमी देखी है। जो महंगाई की शरह 33% तक पहुंच चुकी थी, अब तकरीबन 6.9% तक आ चुकी है, यानी कि महंगाई बढ़ने की जो रफ्तार है उसमें कमी देखी जा रही है। और इस वजह से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो शरह सूद है वो भी कम करना शुरू कर दिए, जिसके मईशत पे मुस्बत असरात आने के इम्कानात हैं। और इसी दौरान हमने देखा कि पाकिस्तान का IMF के साथ 3 साल का मुआहदा हो चुका है, जिसके तहत पाकिस्तान को $7 बिलियन मिलेंगे। लेकिन इससे अहम बात यह कि इस IMF के टर्म के दौरान पाकिस्तान को अहम इस्लाहात करनी है, माशी इस्लाहात करनी है, जिस पे इसी प्लेटफॉर्म पे टैक्स इस्लाहात पे बहुत बात हो चुकी है, अखराजात कैसे कम करने हैं उस पर बात हो चुकी है। लेकिन साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान अपने एनर्जी सेक्टर में इस्लाहात लेकर आए, क्योंकि इसके बगैर मुल्क का आगे बढ़ना नामुमकिन है। और पाकिस्तान का जो एनर्जी सेक्टर है उसमें जनरेशन, यानी कि कितनी बिजली हम पैदा करते हैं, वो दिहाइयों का एक मसला है कि जितनी डिमांड होती थी उससे कम बिजली पैदा की जाती थी। इस वजह से नए बिजली घर लगना शुरू हुए 90 की दिहाई से और आज तक लगते आ रहे हैं। और इस दौरान एक इशू जो आया, जो कि तकरीबन 20 साल पुराना है, वो सर्कुलर डेट का है, जो कि 2600 अरब रुपए हो चुका है। वो इशू अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन पिछले कुछ सालों में जो महंगी बिजली है वो एक आम आदमी के लिए, वो इंडस्ट्री के लिए, वो कमर्शियल यूज़र के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। बिजली अब अफोर्डेबल नहीं रही है। लोग ये सोचते हैं कि घर का किराया दें या बिजली के बिल अदा करें, इसलिए जो महंगी बिजली है वो इस वक्त सार्फिन के लिए सबसे बड़ा मसला है। और इस महंगी बिजली में कहा जाता है कि जो कैपेसिटी पेमेंट है, यानी कि वो अदायगियाँ जो आप बिजली घरों को करते हैं, चाहे उनसे बिजली खरीदी जाए या ना खरीदी जाए, क्योंकि उनके मुआहदे जो हैं वो टेक और पे हुए हुए हैं, यानी कि अगर आप उनसे बिजली नहीं भी खरीदेंगे तब भी एक फिक्स्ड रकम जो है उन बिजली घरों को आपने देनी है, चाहे वो बिजली पैदा करें या ना करें, चाहे वो बिजली फरोख्त करें या ना करें। अब ये जो कंपोनेंट है कैपेसिटी पेमेंट का, ये आपके बिल का तकरीबन 60% बनता है, यानी कि अगर 35 रुपये एक एवरेज टैरिफ है तो 18 से 19 रुपये जो है वो कैपेसिटी पेमेंट की मद में दिए जाते हैं। और इस वक्त हुकूमत ये समझती है कि इस कैपेसिटी पेमेंट को कम करके हम आवाम को एक बड़ा रिलीफ दे सकते हैं। और इस मसले को हल करने के लिए हुकूमत ने IPPs के साथ, जो बिजली बनाते हैं, उनके साथ निगोसिएशंस भी शुरू कर दी हैं। तो इससे कितना फ़ायदा हो सकता है, कितना बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि इस बात पर सबका कंसेंसस है कि पाकिस्तान दुनिया भर में और इस रीजन में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली बना रहा है। तो इस प्रोग्राम में हम इस पर तफसीलन बात करेंगे कि कैसे जो कैपेसिटी पेमेंट है उसका इशू रिजॉल्व किया जा सकता है और उसके ज़रिए आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। आज हमारे साथ एक पैनल जो मौजूद है उसमें प्रोफेशनल्स भी हैं, उसमें इकोनॉमिस्ट भी हैं और हुकूमत का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। हमारे साथ कामरान कमाल साहब हैं, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं हपको के। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ रोहिल मोहम्मद साहब हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ लकी इलेक्ट्रिक पावर। हमारे साथ आसिफ इनाम साहब हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं FPCCI के और साबिक एप्टमा चेयरमैन भी हैं। हमें अमार हबीब खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। आप चारों का बहुत शुक्रिया हमें कराची स्टूडियोज़ में ज्वाइन करने के लिए। और वाया लिंक हमें ज्वाइन करेंगे फेडरल मिनिस्टर फॉर पावर सरदार अवैस लगारी साहब, और इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे फॉर्मर केयर टेकर मिनिस्टर गौहर एजाज साहब। आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अवैस लगारी साहब, मैं चाहूँगा कि डिस्कशन का आगाज़ आपसे करें, क्योंकि महंगी बिजली एक बड़ा मसला है और अब हुकूमत जो है वो IPPs के साथ निगोशिएट कर रही है, क्योंकि हुकूमत का मानना है कि कैपेसिटी पेमेंट को कम करके हम आवाम को रिलीफ दे सकते हैं। तो ज़रा बताइएगा इस वक्त जो निगोसिएशंस है IPPs के साथ वो कहाँ तक पहुँची हैं और कितना बड़ा बेनिफिट सार्फिन को मिल सकता है अगर कैपेसिटी पेमेंट में कमी आती है तो। बहुत शुक्रिया जी मुझे इनवाइट करने का, और जियो की मेहरबानी जो उन्होंने एक ग्रेट डिबेट का इनेकाद किया और सब एक्सपर्ट्स को एक ही जगह पे इकट्ठे किया। मैं तो खैर एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन पिछले 6 महीने में जो हमने सारी पूरी सेक्टर की स्टॉक टेकिंग की है और ख़ास तौर पे पहले 1 महीने 2 के अंदर हमने आइडेंटिफाई किए थे की इश्यूज़ जो कि हमारे तीनों इस सेक्टर के सब सेक्टर्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। पॉलिसी मेकिंग का भी एक और पूरा एक चैप्टर है जो उसको हम अलग तरीके से हैंडल कर रहे हैं, लेकिन जो 3 बेसिक इश्यूज़ हैं वो जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और जो नेशनल ट्रांसमिशन है, उन 3 बेसिक सब सेक्टर्स के अंदर आप इनके इश्यूज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर जनरेशन की कॉस्ट अनयूजुअली हाई है,
पाकिस्तान के अंदर ट्रांसमिशन सेक्टर के अंदर, नेशनल ट्रांसमिशन के अंदर सीरियस कंस्ट्रेंट्स हैं, जो कि जहाँ सस्ती जनरेशन हो भी सही अवेलेबल, उसको वो डिस्पैच करके कंज्यूमर्स तक पहुँचाने की सकत नहीं रखती। और फिर पाकिस्तान के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के अंदर इस किस्म के थेफ्ट और लाइन लॉसेस और इनएफिशिएंसीज हैं रिकवरीज के अंदर, जो कि नेशनल एक्सचेकर के ऊपर सालाना 500 से 600 अरब रुपए का बोझ डालती हैं। तो जो IPPs का इशू है वो एक जनरेशन सेक्टर के अंदर डील करता है कि आप कॉस्ट ऑफ एनर्जी जो आप ख़रीदते हैं वो आपकी किस कीमत के ऊपर दी जाती है और ख़रीदी जाती है। उसके अंदर भी कॉस्ट ऑफ एनर्जी जो है, जनरेशन जो है, उसके भी दो मेजर हिस्से हैं। एक हिस्सा है उसका जो फिक्स्ड कॉस्ट की सूरत में है, जिसको आप कैपेसिटी पेमेंट्स कहते हैं, जो कि ट्रांसलेट होती है, जिसके मज़ीद हिस्से हैं। उसके अंदर इंटरेस्ट रेट है, उसके अंदर रिटर्न ऑन इक्विटी है, उसके अंदर जो पाकिस्तान का रुपए की कदर है वो है, उसके अंदर ऑपरेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट हैं। तो ये तमाम चीज़ें ट्रांसलेट करती हैं कैपेसिटी पेमेंट्स में। दूसरा आपकी फ्यूल कॉस्ट होती है, और फ्यूल कॉस्ट पाकिस्तान की वो इतनी ज़्यादा इनएफिशिएंट नहीं है, बेहतरी ज़रूर आ सकती है, लेकिन वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कैपेसिटी पेमेंट्स के अंदर है, जिसको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। और उन्हीं कैपेसिटी पेमेंट्स को जब आप एड्रेस करते हैं तो आपको बेहतर हार्वेस्ट कर सकते हैं कुछ एडवांटेजेस और एफिशिएंसीज जो पाकिस्तान के कंज्यूमर के टैरिफ को बेहतर कर सकती हैं। तो उन कैपेसिटी पेमेंट्स को एड्रेस करने के लिए जितने भी जनरेशन के प्लांट्स हैं, चाहे वो हुकूमत ओन करती है या प्राइवेट सेक्टर ओन करती है, उन सब के साथ हमने इस वक्त, और चाहे वो चाइनीज़ सीपेक के प्रोग्राम के ज़रिए आए हों, 1994 के ज़रिए आए हों, 2002 के हों, 2006 के हों, 2016 के हों, जितने भी प्लांट्स की कैटेगरीज़ हैं, उन सब को मुख्तलिफ़ तरीके से डील करके हम समझते हैं एक बेहतर रैशनल प्राइस के ऊपर हम आ सकते हैं। इसीलिए हमने तमाम प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की एंटिटीज़ के साथ इंगेज किया है, चाइनीज़ के साथ मुख्तलिफ इंगेजमेंट की है, और IPPs को जो ज़्यादा आप लोग बातचीत सुनते हैं वो इसका एक हिस्सा है। सो ओवरऑल जनरेशन लैंडस्केप के अंदर आप इन तमाम चीज़ों को इस वक्त डील कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम समझते हैं कि अगले चंद महीनों के अंदर हमारी कीमतों के अंदर कुछ बेहतरी आएगी और उसका ज़रूर असर लोगों तक पहुंचेगा। सही है। अच्छा अवैध साहब, इसमें एक सवाल अहम ये है, और नाजरीन के लिए भी बता दें कि जब हम कहते हैं कि कैपेसिटी पेमेंट अगले साल हमें 2000 अरब की करनी है, तो इसका मतलब ये है कि जो बिल पे किया जाता है उसमें तकरीबन 55 से 60% पेमेंट जो करते हैं वो कैपेसिटी चार्जेस की मद में है। बाकी आपने दूसरे कॉस्ट भी गिनाए, जिसमें एनर्जी कॉस्ट भी है। अब आपने एक प्रोग्राम में ये कहा था उससे ज़रा ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है, ज़रा 60% से ज़्यादा आप कह रहे हैं? तकरीबन कोई 18.5 to 19 रुपीज़ पर यूनिट जो आपका कॉस्ट है, 35 रुपीज़ पूल की कॉस्ट है, उसमें से तकरीबन कोई 19 रुपए के करीब इसका हिस्सा है। 34-35 रुपए की जो कॉस्ट है उसमें से 18.5-19 रुपए जो है कैपेसिटी पेमेंट है। अब आपने ये कहा था कि 100 अरब रुपए अगर हम कम करते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट आता है पर यूनिट वो 1 रुपए का आता है। तो ज़रा बताइएगा कि अभी जो हम बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आगे आने वाले महीनों में आप देखेंगे कि बिजली की कीमत कम होगी, तो कितने 100 अरब रुपए हम कम कर सकेंगे और उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट जो है पर यूनिट कॉस्ट पर आएगा? शहजाद साहब, ये 1 रुपए का जो पर यूनिट कमी है 100 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट कम होने की, ये भी इस मफरूज़े के ऊपर बुनियाद है इसकी। अगर आप 100 अरब यूनिट पूरा पाकिस्तान खर्च करे जी, बदकिस्मती से कीमतें ज़्यादा होने की वजह से हमने ख़ास तौर के ऊपर इस अगस्त के अंदर, अगर आप पिछले अगस्त से कंपेयर करें, तो जो सबसे अच्छा हमारा कंज्यूमर है, जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, उनकी तकरीबन कोई 18 से 19% डिमांड के अंदर कमी आई है। तो अगर आप 100 अरब यूनिट से कम इस्तेमाल करेंगे, पूरा पूल करा होगा, तो एक तो कैपेसिटी पेमेंट भी 19 रुपए से ज़्यादा बढ़ेगी, और न सिर्फ वो ज़्यादा बढ़ेगी बल्कि उसका जो इम्पैक्ट है वो भी 100 अरब रुपए का उससे ज़्यादा होगा। तो ये कुछ वेरिएशन है, लेकिन हाँ, अगर आप अज्यूम करें कि 100 अरब है तो 100 अरब की कमी की वजह से 1 रुपए का होगा।
एक और शहजाद भाई, मैं माफ़ करें, ये ज़रूरी है समझाना आपकी ऑडियंस को भी और अपने एक्सपर्ट्स के सामने भी, एक डिस्कशन के लिए पॉइंट रखना ज़रूरी है कि देखिए पाकिस्तान के पावर सेक्टर के अंदर कोई ऐसी एक चीज़ नहीं है जो कम करने से आपको 10 से 15 रुपए का इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ट्रांसमिशन के अंदर एफिशिएंसी है तो 1.5 रुपए यूनिट का इफेक्ट ले आएगी। आपकी जनरेशन कॉस्ट है वो तकरीबन कोई 2.5 से 3 से 3.5 रुपए का इम्पैक्ट ले आएगी। चाइनीज़ के साथ रीप्रोफाइलिंग ऑफ डेट है वो आपको 3, 3.5, पौने 4 का इम्पैक्ट। तो ओवरऑल आप कह रहे हैं कि 14 से 15 रुपए है वो आपका 2 रुपए का। अगर सेल्स टैक्स कम करेंगे, अगर आप टैक्सेस की मद में कमी करेंगे, तो ये तमाम कोई 6-7 किस्म के जी मेजर्स हैं जो लिए जा सकते हैं। ठीक है, मैं हार्वेस्ट करना होगा पाकिस्तान को इंटरनेशनली कंपेटिटिव एनर्जी देने के लिए। अभी साहब मैं आपकी तरफ दोबारा भी आता हूं, गौर एजाज साहब की तरफ चलते हैं। गौर एजाज साहब, क्योंकि आप एक अरसे से बात कर रहे हैं इस हवाले से कि पाकिस्तान में एनर्जी कॉस्ट ज्यादा है, और ज्यादा है ना सिर्फ इंडस्ट्री के लिए बल्कि एक डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए भी, और आप भी इन्हीं लाइन्स में बात करते रहे। मेरे प्रोग्राम में आपने कहा था कि 14 से 15 रुपए तक का इंपैक्ट आ सकता है, हम ये कीमत कम कर सकते हैं। तो आपको लग रहा है कि इतनी गुंजाइश है कि फौरी तौर पे या अगली गर्मियों तक कम से कम इतनी कीमत कम हो जाए कि कंज्यूमर को बड़ा रिलीफ मिल सके? शहजाद, मुझे इस बात की बहुत खुशी है, हमने उवैस लगारी साहब को भी अभी सुना कि हम सब एक पेज के ऊपर हैं कि हमने पाकिस्तान को बचाना है और पाकिस्तान को चलाना है। और इसमें पाकिस्तान की आज जो ग्रोथ रुकी पड़ी है, मैं समझता हूँ, और पाकिस्तान का डोमेस्टिक कंज्यूमर आज जो है वो तंग है, या पाकिस्तान का जो किसान तंग है, या पाकिस्तान का सनतकार तंग है, उसकी सिर्फ एक वजह मैं सबसे बड़ी गिनता हूँ, और वो है बिजली की कीमत। क्योंकि ये बाकी सारी बातें, ये सूद की बात करना या ये बात करना कि महंगाई कम हो गई, ये तमाम चीज़ें इसके बाद आती हैं, क्योंकि महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई बढ़ना बंद हो गई है। उसकी रफ्तार में कमी आई है। इसका लफ्ज़ फिर बोलता हूँ कि 2.5 साल पहले शहजाद आपने कहा कि अब 6.9% इस मंथ है, ये 6.9% पिछले साल के मुकाबले में इस साल महंगाई बढ़ी है। बट अगर आप 2.5 साल में कहेंगे तो 60% महंगाई बढ़ गई है। तो महंगाई कम नहीं हुई, बढ़ना जो है कम हो गई है, कि बजाय इसके कि 30% 2 साल में बढ़ी है, इस साल पिछले साल के मुकाबले में 6 पॉइंट। तो असल की मुसीबत पाकिस्तान के अंदर आज जो है वो पाकिस्तान की बिजली की कॉस्ट है। उसके पीछे एक जो है वो पूरी की पूरी एक्सरसाइज थी कि पाकिस्तान की ग्रोथ होगी और पाकिस्तान जो है अपने उस ग्रोथ चार्ट के हिसाब से उसकी एनर्जी कंजप्शन बढ़ेगी, जिसके तहत ये कारखाने लगे। तो 23,000 मेगावाट के कारखाने थे, हमने 43,000 मेगावाट पे पहुंच गए। बिजली की कंजम्पशन नहीं बढ़ सकी पिछले 5 सालों में, हम वहीं खड़े हैं जहाँ 5 साल पहले थे। बड़ी अच्छी बात लगारी साहब ने की कि हर चीज़ वेरिएबल है, अगर आपकी कंजम्पशन और कम हो जाएगी तो कैपेसिटी और बढ़ जाएगी पेमेंट, क्योंकि डायरेक्टली रिलेटेड है कंजम्पशन के साथ कि 100 अरब यूनिट्स हैं तो 100 अरब यूनिट पे 20 रुपए की कॉस्ट है, अगर आपके यूनिट ही कम हो जाएंगे तो और उल्टी 22 रुपए कॉस्ट हो जाएगी और बढ़ जाएगी। तो जो ये इशू सबसे बड़ा आ रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो हमने किए, वो कॉन्ट्रैक्ट किस पे किए? हमने कहा कि तुम बिजली बनाओ या ना बनाओ, हम तुमको पैसे देंगे। अब जो 100 अरब रुपए होते हैं उसको आसान ज़बान में कह देते हैं कि 100 अरब का मतलब क्या है, हमें नहीं समझ आता 1 अरब क्या है, 10 अरब क्या है, 100 अरब है। ये 10,000 करोड़ रुपए हैं जिसकी बचत ये इस वक्त टास्क फोर्स ने, मैं इनको जो है वो सलाम पेश करता हूँ कि इस टास्क फोर्स ने वाकई मेहनत की है। और पहले 5 प्लांट जो बिजली बना ही नहीं रहे थे, ये 10,000 करोड़ रुपए हैं जो बिजली 5 प्लांटों से हम ले रहे हैं जो बिजली बना ही नहीं रहती है। तो शुरुआत है, ये 107 है। ये एक जो अगर आप डाटा मैंने आपको भेजा है, अगर आप वो डाटा लगा देंगे तो एक ग्रुप 26,000 करोड़ ले रहा है। और उसमें से ऐसे आप एक ग्रुप है जो आपके पास मौजूद है, मुझे उनकी पूरी रिस्पेक्ट है कि उन्होंने प्लांट कैसे लगाया, लेकिन जैसे उनको अगर मैं कैपेसिटी पे दूं तो 5,000 करोड़ बनेगा इस ग्रुप का, कि जितनी बिजली इन्होंने बनाई, लेकिन बिजली बंद करके ये 26,000 करोड़ ले रहे हैं, मतलब 21,000 करोड़ एक्स्ट्रा। मैं इस बात का अंदाज़ा आपको दूं पैसों का कि ये 10,000 करोड़ रुपये जो थे वो पूरी गर्मियों में फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने हमारे मुल्क में 2 लोगों को सब्सिडी दी, 200 यूनिट से कम वालों को जो है फेडरल गवर्नमेंट ने 55 अरब और 45 अरब पंजाब ने, टोटल 10,000 करोड़ बने सारे कंज्यूमर्स के। ये अब सिर्फ 5 खानदानों से 5 प्लांटों से मिल रहे हैं जो बिजली बनाते ही नहीं थे। लेकिन इसमें गौर साहब, इसमें एक सवाल इंपॉर्टेंट ये है कि क्योंकि ये मुआहदे हुकूमत पाकिस्तान ने IPP से किए हैं,
यहाँ पे प्राइवेट आईपीपीज हैं, गवर्नमेंट के अपने प्लांट्स हैं, चाइनीज़ हैं, तो ये मुआहदे जो हुए हैं उसके तहत ही ये मुनाफा कमाते हैं, तो इसमें हर्ज क्या है और इन मुआहदों को क्यों तब्दील किया जाए फिर? बहुत अच्छा शहजाद सवाल है। मैं भी यही कहता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर के ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ठीक तरीके से हमने प्राइवेट सेक्टर ने अगर ऑनर किए हैं तो हुकूमत को बिल्कुल नहीं तब्दील करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा। ये जो वायदा था, अगर हमारे मुल्क में ग्रोथ नहीं हुई तो ये मुल्क को इसका खमियाजा बदलना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा, आवाम को भुगतना पड़ेगा। लेकिन मुझे एक बात तो बताएं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दो लोगों के दरमियान, एक थी गवर्नमेंट और एक थे ये 107 पावर प्लांट्स। यही टास्क फोर्स बैठ के काम कर रही है कि भाई ये 107 पावर प्लांट्स हैं, क्या इन्होंने जो टर्म्स थी, क्या इन्होंने जो मुआहदा किया जिसके तहत ये सॉवरेन गारंटी, ये पूरे किए? यही बेसिक सवाल है। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप मुझसे सुनते जाएं, मैं आपको बताता जाऊँगा, और जब तक आप सुनेंगे मैं आपको सुना दूँगा कि कोई प्लांट अगर आप देखेंगे तो पावर प्लांट लगे कोयले के दुनिया से दुगनी कीमत में। अरे भाई, आपको हमने मुआहदा तो किया, आपको ईमानदारी तो करनी थी ना। आपने उसके बाद क्या किया? आपने कहा कि जनाब जाली कैटलॉग छपवा दिए आपने फर्नेस ऑयल के प्लांटों के, इसको दिखाने के लिए कि हमारी फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा है। जाली कैटलॉग छपवा के हुकूमत से जो है वो हज़ारों करोड़ ले गए फ्यूल कंजम्पशन की बंद में। O&M कॉन्ट्रैक्ट्स आपने 5-5 गुना कीमत पे कर लिए। विंड पावर लगाने आए, $60 मिलियन का विंड पावर $120 मिलियन में लगा दिया। ठीक है, ये सारा कुछ किया हुआ है 107 ने। अगर ये सच्चे हैं, मैं कह रहा हूं इनमें से कुछ सच्चे भी होंगे, कुछ अच्छे भी होंगे। मेरे ख्याल से इसको डिफरेंशिएट करना जरूरी है, क्योंकि इंडस्ट्री में मुख्तलिफ प्लेयर्स, मुख्तलिफ कंपनीज हैं, तो वो ये इट कैन नॉट अप्लाई टू एवरीवन के सारे यही कर रहे थे कि अपनी कॉस्ट को एस्केलेट करके दिखा रहे थे। मैं एक नंबर दे देता हूं, मैं पॉजिटिव साइड भी करता हूं कि पॉजिटिव साइड 27 विंड पावर लगे हमारे यहाँ, बहुत हमारे लिए रिन्यूएबल की जरूरत है। 27 में से 15 लगे हैं 14 सेंट में, 12 लगे हैं 4 सेंट में। मैं 12 को कुछ नहीं कह रहा, 4 सेंट वालों को, वो सच्चे लोग भी हैं इसमें, ये नहीं कि सारे जो है वो प्रॉब्लम इसमें मौजूद है। लेकिन अब ये बताओ कि 27 में से जब हमने अपफ्रंट टैरिफ दिया 14 सेंट के तो 15 हैं, जब हमने कंपेटिटिव टैरिफ का कि कंपीट करो तो लगे 4 सेंट में। अब आप बोलो कि नहीं, ये हुकूमत का जो है मुआहदा हुआ है, हमने 15 सेंट 14 सेंट में लेनी है। अरे इनका फर्ज था हुकूमत पाकिस्तान के साथ ईमानदारी से काम करें। तो मुझे एक मौका दें। प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट क्या है? कर लो। आज शहजाद आपके इस प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट क्या है? कर लो पाकिस्तान के लिए, यही है ना कॉन्सेप्ट? क्या है आपका? बिल्कुल यही है। तो मैं चाहता हूं गौर एजाज साहब, क्योंकि मैं हुकूमत को भी, टास्क फोर्स को भी कह रहा हूं कि क्योंकि इस बातें डिस्कशन में हमारे साथ ऑब्वियसली जो आईपीपी को रिप्रेजेंट करते हैं वो भी मौजूद है। मैं चाहता हूं जरा उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लें, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कामरान साहब, पहले आपकी तरफ, क्योंकि बिजली की कीमत एक मसला है और ये हमें पता है ना सिर्फ दुनिया में बल्कि इस रीजन में भी हम बहुत महंगे हो चुके हैं। तो ये डिस्कशन भी आपने सुनी, आईपीपी से जो पावर परचेज एग्रीमेंट है उसको रीनेगोशिएट करने की भी बात हो रही है। आईपीपी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? देखें, इसको समझने की ज़रूरत है कि हमें आईपीपी लगाने क्यों पड़े। 1980 की दहाई में हमारे पास लोड शेडिंग हुई, वापडा जिसके बारे में हम बहुत तारीफ़ें सुनते हैं, हम सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया लोड शेडिंग। तो एक मास्टर प्लान बना 1992 का, जिसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए अब वो सख्त नहीं है, क्योंकि हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा पूरी करनी है। उसके लिए हमने दावत दी इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को कि वो पाकिस्तान में आएँ। और ये पूरा प्लान जो है ये सिर्फ आईपीपीज़ के लिए नहीं बना था, बल्कि पूरी डीरेगुलेशन के लिए बना था, कंपेटिटिव मार्केट की तरफ बढ़ने के लिए बना था, कंज्यूमर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बना था। आपने दावत दी दुनिया की बेहतरीन कंपनियां, तस्वीर था कि सिंगल बायर नहीं होगा। 1994 में दुनिया की बेहतरीन कंपनियां, इंटरनेशनल पावर, AES, उसके अलावा बहुत से बाकी ममालिक से लोगों ने आके इन्वेस्टमेंट की। 1998 और 2001 में इसी तरह का एक बहरान आया जब हमारे पास बिजली की पैदावार ज़्यादा हो गई और हमने पछतावा शुरू कर दिया कि जो वादे मैंने किए हैं वो तो मैं वफा नहीं कर सकता। तो इसी तरह के इल्ज़ामात लगे। मेरी कंपनी पे 14 केसेस किए गए, 3 साल उसके लिए हमने भुगता और 3 साल के बाद एक मुआहदा हुआ जिसका नतीजा ये हुआ कि 2002 की जब पॉलिसी अनाउंस हुई तो एक भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर इस मुल्क में नहीं आया। फिर हमने वही बहरान देखा। 2006 में जाके हमने लोकल इन्वेस्टर को दावत दी कि अब इंटरनेशनल इन्वेस्टर नहीं आता, क्योंकि लोड शेडिंग हो रही थी 2006, 7, 8 के अरसे में। तो हमने उस वक्त भी दावत दी कि आप आके इन्वेस्ट करें।
उस वक्त गैस के प्लांट लगे और RFO के रेसिप्रोकेटिंग इंजन्स के प्लांट लगे। फिर एक दफ़ा दोबारा 2013-14 में सर्कुलर डेट का मसला बढ़ गया, हमने दोबारा IPPs को, और उसके बाद हम 2020 की नेगोशिएशन सुनते हैं जब यहीं पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा सेलिब्रेट किया कि लोकल इन्वेस्टर ने मुल्क की खिदमत के लिए 800 अरब रुपए की कुर्बानी दी है। ये 2020 में जो हुआ 2020 में हुआ और बड़ा सही, सेलिब्रेट हुआ, सही। और वो वही लोग हैं जिनके ऊपर आज भी टारगेट किया जा रहा है, वो एक लोकल इन्वेस्टर उस वक्त बेसिकली डॉलर को एक रेट पर फिक्स कर दिया गया था, आई थिंक अराउंड 168 रुपीस, 168 रुपए पे फिक्स कर दिया गया, और उसके तमाम तर, और उसमें जो गौहर साहब ने बात की कि लोगों ने मुनाफा बनाया, उसके लिए भी कुछ लोगों ने कहा कि आप इस तरह करें, इसकी एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन करें और इस चीज़ का फैसला कर लें कि अगर किसी ने जायद मुनाफा बनाया है तो उसको मुल्क को वापस करना है। इसके लिए 3 आर्बिट्रेटर अपॉइंट हुए, एक जो सुप्रीम कोर्ट UK के रिटायर्ड जज हैं लॉर्ड न्यूबर्गर, उनको अपॉइंट किया गया, और आज 2 साल तक हुकूमत ने उस पर कोई काम नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्री और IPPs जो है वो रिलक्टेंट नहीं थे, वो कह रहे थे ऑडिट कर लो, क्योंकि कोटिंग मोहम्मद अली साहब की रिपोर्ट जो कि अब टास्क फोर्स का हिस्सा भी है, उसमें उन्होंने ये बताया था कि जो मुख्तलिफ मुआहदे हुए हैं IPPs को जो रिटर्न मिलता है IRR जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वो तकरीबन 17 से 20% का है डॉलर टर्म्स में। लेकिन जैसे उन्होंने कहा 94 की पॉलिसी में ये देखा गया कि जो प्रॉफिट कमाया गया वो 18 गुना ज़्यादा था जितनी इन्वेस्टमेंट की गई, जो डिविडेंड्स थे वो तकरीबन 22 गुना ज़्यादा जो है दिए गए जितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट थी। इसी तरह 2022 की पॉलिसी के हवाले से उन्होंने बताया कि इन्वेस्टमेंट टोटल 57 बिलियन की गई, लेकिन 7-8 साल में तकरीबन 203 बिलियन कमा लिए गए। ये वही रिपोर्ट है जिसके बाद नेगोशिएशन उसके लिए, उस रिपोर्ट के लिए जो वाहिद उसमें जो था, जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जाना था, आज 2 साल से वो सरदखाने में पड़ा हुआ है। आज 2024 में भी अलमिया इस बात का नहीं है कि IPPs को आप क्या कह रहे हैं, अलमिया ये है कि 1992 का जो स्ट्रेटेजिक प्लान था वो ये कहता था कि आप डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में जो लॉसेस हैं, जो थेफ्ट है, इसको ठीक करेंगे, नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो NTDC का इदारा है उसको रिफॉर्म करेंगे। हम उस 80% हिस्से को तो कुछ भी नहीं करते। 1992 से उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, और 4 दफ़ा आप IPP से, ये 2024 भी गुजर जाएगा, लेकिन जो चीज़ नहीं बदलेगी वो बाकी पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स नहीं बदलेंगे, क्योंकि अगर 32 साल में नहीं हुआ तो हमें तो नहीं लगता कि अगले 6 महीने में भी बदलेगा, क्योंकि हमने ये बातें पहले भी सुनी हैं, 1992 में भी सुनी हैं, 2002 में भी सुनी हैं, 2008 में भी सुनी हैं, 2013 में भी, और CPEC की जो आई, मैं आखिरी बात करता हूँ, जब CPEC के लिए टैरिफ दिया गया तो हुकूमत पाकिस्तान ने नेपरा को कहा कि आप एक ऐसा टैरिफ दें जो हमारे चाइनीज़ इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करे, और उसकी एक ही शर्त थी कि एक टैरिफ है, अगर आपको काबिल कबूल है, इसमें नुकसान हो या नफ़ा हो, ये आपका टैरिफ है। इस वजह से यहाँ इन्वेस्टमेंट हुई, और वो 10,000 मेगावाट के पावर प्लांट्स लगने थे। जब आपने 10,000 मेगावाट के पावर प्लांट्स लगा लिए तो फिर क्या ज़रूरत थी कि आप 5,000 मेगावाट के इम्पोर्टेड फ्यूल के पावर प्लांट्स सेंटर ऑफ द कंट्री में लगाते, जो आज चलाने की वजह से आपको सस्ते पावर प्लांट साउथ में जो लगे हैं वो बंद रखने पड़ते हैं, और उसका 300 अरब रुपया सालाना हमारा कंज्यूमर देता है। और इसमें बहुत सी चीज़ें वो हैं जो कैपेसिटी पेमेंट आप क्लब करते हैं, ये वो 15,000 मेगावाट की लोन्स हैं, उसकी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है, ये वो चीज़ें हैं क्योंकि जिसको आप क्लब करके सिर्फ एक लोकल इन्वेस्टर या एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स पे कर देते हैं। बट जो पुराने प्लांट्स हैं 94 के, 2002 के, जिसके हवाले से अब ये अवैस लगारी साहब भी कह रहे हैं कि पहले हम उनसे रीनिगोशिएट करना चाहते हैं, उसकी वजह ये बताई जाती है कि जितनी इन्वेस्टमेंट की थी उससे 20 गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमा चुके हैं और डिविडेंड भी दे चुके हैं, यानी कि आप तमाम ओवरहेड्स को मिला भी लें तब भी ये कंपनीज ने फ़ायदा ही किया है। और अब वो कह रहे हैं कि क्योंकि कैपेसिटी पेमेंट का इशू तो ये पिछले कुछ सालों में ज़्यादा बड़ा जिन बन के सामने आया है ना, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट्स बढ़ गई हैं, डिवैल्यूएशन मैसिव हुई थी, इसलिए वो कह रहे हैं कि अब ये प्लांट क्योंकि इतना कमा चुके हैं और अगर ये बिजली भी नहीं दे रहे तो या तो ये टेक एंड पे पे चले जाएं कुछ, या जिनकी ज़रूरत नहीं है, जिनसे हम बिजली खरीद नहीं रहे, उनको फिर बंद कर दिया जाए। तो ये हुकूमत आपके पास भी मौक़िफ़ लेके आई है, तो आपका क्या इस पर पॉइंट? देखें, एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया, हुकूमत पाकिस्तान ने किया, उसको बहुत से लोगों ने देखा, बहुत से इदारों ने देखा, अगर तो हमने कोई वायलेशन की है उन टर्म्स की तो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। लेकिन अगर ये कहना कि आज मेरे हालात बदल गए, आपने अगर अपना वादा पूरा नहीं किया तो मैंने आपको पेनल्टी भी लगाई और 110 गुना लगाई, अगर मुझे 100 रुपये मिलने थे वो 100 भी नहीं मिले और 110 रुपये आपसे मैंने चार्ज भी किए। अगर मैंने अपनी साइड का कॉन्ट्रैक्ट ऑनर किया है पिछले 20 साल, 25 साल, 15 साल, 27 साल, तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना। लेकिन ये कहना कि मैंने पैसे कमा लिए हैं, जब मैंने इन्वेस्टमेंट की थी तो मुल्क ने ये कहा कि जी हम इसमें इन्वेस्टमेंट करके आपको अच्छा मौका देना चाहते हैं कि आप पैसे कमाएं, तो पैसा कमाना तो जुर्म नहीं है। लेकिन अगर मैंने
जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट था उससे जायद मुनाफा कमाया है तो बिल्कुल। सर मैं जानना ही चाह रहा हूँ कि अब जब गवर्नमेंट आपसे नेगोशिएट कर रही है तो वो क्या कह के कह रही है कि क्यों, क्या आपने नाजायज प्रॉफिट कमाया है या आपने कॉस्ट एस्केलेट दिखाई थी इसलिए आप जो है रीनेगोशिएट करें, या गुड फेथ में करें क्योंकि आप अच्छा खासा पैसा कमा चुके हैं और मुल्क जो है अब वो 2000 अरब रुपए का कैपेसिटी पेमेंट नहीं बर्दाश्त कर सकता। वो आप जिस तरह भी कहें, वो तो ये कह रहे हैं कि जी हम आगे पैसे नहीं दे सकते और अब हमें इन प्लांट्स की ज़रूरत नहीं है। बिलाशक आपने अपनी पूरी कॉन्ट्रैक्ट की ऑनर किया है तो आप जो है हमारे साथ बैठे और गुड फेथ में। मैंने पहले भी कहा कि 1998 से 2001 में भी हमारी कंपनी ने किया और बहुत से इन्वेस्टर्स ने किया, 2020 में भी किया, 2024 में भी किया। विदाउट रिफॉर्म इन द सेक्टर दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प, और ये कभी ना पिछले 20 साल में हेल्प किया है, और अगर ये रिफॉर्म ना किए तो ये एक वेस्टेड एफर्ट होगी और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस तबाह हो जाएगा इस मुल्क, जो कि हो रहा है। सही, मैं चाहूँगा कि रोहित साहब आपका भी नुक्ता नज़र उस पर एक छोटी सी ब्रेक मुझे लेने दे प्रोग्राम में। एक ब्रेक के बाद हम बाकी जो हमारे साथ पार्टिसिपेंट का मौके भी लेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान के लिए कर डालो में आज हम बहस कर रहे हैं पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर के हवाले से, और ख़ास तौर पे मुद्दा यह है कि पाकिस्तान में जो बिजली की कीमत है वो बहुत ज़्यादा है, इसको कम कैसे किया जा सकता है। अवैस लगाई साहब वफाकी वजीर भी हमारे साथ हैं, गौहर भी अभी वाई लिंक ज्वाइन किया है। मैं आपकी तरफ वापस आऊँगा, लेकिन मैं चाहूँगा लगारी साहब ज़रा दूसरे पार्टिसिपेंट से उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू प्रोग्राम में शामिल हो जाए। रोहित साहब, अब जैसे कामरान साहब कह रहे हैं कि ये तो वन साइड ऑफ द इशू है कि कैपेसिटी पेमेंट, बाकी जो इशू डिस्ट्रीब्यूशन के हैं, डिस्कोस से हैं, ट्रांसमिशन के, वो भी एड्रेस नहीं करेंगे तो मसला हल नहीं होगा। लेकिन एक जो पॉइंट ऑफ व्यू हुकूमत का सामने आता है वो ये है कि 2000 अरब रुपए की पेमेंट है, जिसमें से ऐसे प्लांट्स हैं जिनको अदायगी की जाती है जबकि वो कोई बिजली इस वक्त नहीं दे रहे, तो उनको क्यों पैसे दें, उनको क्यों ना टर्मिनेट करें। और बाकी भी अगर हम टेक और पे से टेक एंड पे पे ले जाएंगे, यानी कि जितनी बिजली दें उतने पैसे आपको दें, तो इससे तकरीबन आप अच्छा खासा अपनी जो पर यूनिट कॉस्ट है उसको कम कर सकते हैं। जी थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कैपेसिटी पेमेंट होती क्यों। जो सिंगल बायर मार्केट है ना, पहले होता क्या था, पहले वापडा अपने प्रोजेक्ट्स खुद कर लेती थी। इसका मतलब है कि उन्होंने पीएसडीपी से फंड कर लिया, उसकी कोई कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं है, तो सिर्फ ओएनएम कॉस्ट के ऊपर वो बिजली दे देती थी। जब ग्रोथ हुई, उन्होंने रियलाइज़ किया कि जी गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, तो दे हैव टू इन्वाइट प्राइवेट सेक्टर पीपल टू इन्वेस्ट। अगर मैं एक प्लांट लगाता हूँ, उसकी इकनॉमिक्स जब करूँगा तो उसके अंदर कैपिटल कॉस्ट इन एडिशन टू दी ऑपरेटिंग कॉस्ट वो तो मैं शामिल करूँगा ना। अगर मैं एक प्राइवेट बिजनेस कर रहा होता, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल, तो मैं गैस करता है कि जी मैं लेट से 50% मेरी यूटिलाइजेशन होगी कैपेसिटी की, तो जो मेरी फिक्स कॉस्ट है इंक्लूडिंग डेट वगैरह मैं उस पर लोड कर लेता इस तरह से कि जी अब गवर्नमेंट इज़ अ सिंगल बायर, देयर इज़ नो अदर बायर जो बिजली खरीदेगी। और बिजली क्या है, वो कहती है कि जी आप मुझे 100% ऑफ द आउटपुट मुझे भेज दीजिएगा। तो जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो मैं यही कहूँगा ना कि जी मेरी 100% खपत हो जाएगी, उस तरह से मैं अपनी कैपेसिटी कैलकुलेट करूँगा, विच मीन्स कि वो आउटपुट हो या ना हो मुझे वो पैसे चाहिए, क्योंकि मैंने कर्ज लिया हुआ है, सही है, मेरी तनख्वाहें देनी है, तो वहीं पे जाके पैसे होंगे ना पूरे। तो अगर कैपेसिटी का मकसद ही यही है टू कवर द फिक्स कॉस्ट, और इनकी जो टैरिफ है अगर आप देखेंगे पहले 10 साल में ज़्यादा है, बिकॉज डेट कंपोनेंट फ्रंट लोड जिसको कहते हैं, फ्रंट लोड सही, और 30 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसके बाद सब्सटेंशियली गिर जाती है क्योंकि लोन रीपे हो जाता है। ये इसी तरह से है कि अगर आप मेरे पास आए, आपने कहा यार मुझे कोई अच्छा सा घर बना दें, मैं और मैं कहूँगा अच्छा जी आप मुझसे एक रेंटल कॉन्ट्रैक्ट कर लें 10 साल का, आपने कर लिया, तो अब मैंने बताया जी आप अच्छे ऑफ टेकर हैं, आप रहेंगे, उसको ख्याल रखेंगे, तो मैं उसको बैंक से लोन लूँगा, कुछ अपने पैसे डालूंगा। और अब आप साल में अगर 2 महीने यूके जाके छुट्टी मनाते हैं और आप कहें कि जी वो 2 महीने का मैं किराया नहीं दूंगा, तो वो तो मैंने फैक्टर इन नहीं किया होगा ना कि मुझे 2 महीने के पैसे नहीं मिलेंगे। तो कैपेसिटी चार्ज इन अ सिंगल बायर मार्केट व्हेन देयर इज़ नो अदर बायर एंड द गवर्नमेंट इज़ टेलिंग यू कि जी अब मैं सारी ऑफ टेक करूँगा, तो दैट इज़ हाउ यू विल प्राइस दैट कैपेसिटी। अगर आप अज्यूम करते हैं कि जी मैं 50% चलूँगा, तो हो सकता है वो कैपेसिटी चार्ज ऑन अ पर यूनिट वो डबल होता टू रिकवर द सेम। तो इस एक्सेप्ट द इक्विटी पार्ट एवरीथिंग एल्स इज द सेम। अगर गवर्नमेंट खुद भी लगा रही होती, उसको कैपिटल कॉस्ट वही आती, वो वही कर्जा लेता, वो इक्विटी जो है वो पीएसडीपी से दे देता इंस्टेड ऑफ प्राइवेट सेक्टर। बट पीएसडीपी पे उन्होंने प्रायोरिटाइज़ किया कि जी मैं किस पे लगाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये तो मैं प्राइवेट सेक्टर से ले सकता हूँ। तो इट इज़ ऑल अबाउट ऑनरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसके जो भी टर्म्स हैं और वो 2-3 दफ़ा निगोशिएट भी हो चुके हैं, तो यू नीड टू ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट। रोहित साहब, अगर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जब पावर प्लांट लगता है डेट कंपोनेंट ज़्यादा बड़ा होता है और आपको वो ऑब्वियसली पे करना है, प्रिंसिपल अमाउंट भी, आपको इंटरेस्ट भी पे करना है, जो कि आप एक फिक्स कॉस्ट के जरिए कर रहे होते हैं। लेकिन वो प्लांट्स जो कि अब बिजली नहीं दे रहे,
जो मुनाफा कमा चुके हैं बहुत ज़्यादा, उनके हवाले से फिर क्या करना चाहिए? उनके भी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसी तरह चलते रहें या उनको फिर रीनिगोशिएट होना चाहिए? निगोशिएट हो चुके हैं ना। इन जो प्लांट्स जो कम चलते हैं, पुराने पॉलिसी के, वो 2020 में रीनिगोशिएट हो गए। उसके टर्म्स डॉलर की जगह रुपये में हो गए, उसको कैप कर दिया गया, O&M के खर्चे कम कर दिए गए। तो एक दफ़ा तो निगोशिएट हो गया, अभी 2-3 साल पुरानी बात है जी। लेकिन जो अब बिजली बिल्कुल नहीं दे रहे और उनको भी गवर्नमेंट अदायगियाँ कर रही हैं और वो ऑब्वियसली इन द एंड कंज्यूमर पे कर रहा है, आपके ख्याल में उनको बंद करना एक ज़्यादा प्रूडेंट डिसीजन होगा? नहीं, आई थिंक देखें, यू हैव टू ऑनर कॉन्ट्रैक्ट्स, बिकॉज हमने कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इशूज ऑफ दिस कंट्री। आप इन द मिडल पॉलिसी चेंज करके कॉन्ट्रैक्ट्स को चेंज कर दें यूनिलैटरली, तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल ही खत्म। लेकिन ये यूनिलैटरली तो नहीं हो रहा, जैसे कह रहे हैं कि गुड फेथ में जो है वो डिस्कशन हो रही है कि आप गुड फेथ में कम करें। ये तो कामरान नहीं बता सकते हैं, कामरान नहीं बता सकते। एक चीज़ सर, फाइनल चीज़ में बिफोर, ये जो आपने मोहम्मद अली की रिपोर्ट में बताई कि इतनी प्रॉफिट हो गया एंड 50 बिलियन लगाया, जिसने 1 अरब लगाया वो 20 अरब रुपए, इसमें इट इज़ इग्नोरिंग द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। देखें, मैं आज बैंक में जाऊँ, मेरे पास 100 रुपये हों और मैं 15% तो आज मिल जाएगा ना मुझे रिटर्न, जो बैंक रेट है, तो 5 साल में वो 200 रुपये हो जाते हैं, 10 साल में वो 400 रुपये हो जाते हैं। तो मैं आपको कहूँ कि यार आपने तो बड़ा एक्सेसिव प्रॉफिट कमा लिया, 100 लगाए थे 400 मिल गए आपको। तो इट इज़ इग्नोरिंग द टाइम वैल्यू। इट इज़ कि कब लगे थे, कब डिविडेंड मिला था, उसकी फॉरेंसिक कर लें। मतलब दिस इज ऑल क्लियर। इसमें इस रिपोर्ट में तो बताया हुआ है ना कि जो पे बैक पीरियड था वो 2 से 3 साल था, 2 से 4 साल था बहुत सारी कंपनीज का। लेकिन अगर आप किसी फिक्स डिपॉजिट में भी रखेंगे, आप 4 साल में तो अपनी इन्वेस्टमेंट को नहीं इग्नोरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड, क्योंकि इक्विटी जो है ना, जब आप प्रोजेक्ट लगा रहे होते हैं ना, आप शुरू में डाल रहे होते हैं, तो जिस दिन से इक्विटी डाली थी और उस दिन से ये जो है ना, वो 4 साल कंस्ट्रक्शन के लगा लें और 4 साल ऑपरेशन के लगा लें, तो 8 साल हो जाते हैं। सही। मैं ज़रा इंडस्ट्री के हवाले से भी जो मुश्किलात हैं उसका तो आप जिक्र करेंगे आसिफ साहब, लेकिन ज़रा अमार को पहले इंक्लूड कर लें। अमार, अब जो इंडस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि बाकी चीज़ें तो आप हल करें, ट्रांसमिशन लाइन है, आपकी रिकवरी लो है, और ये इशूज़ जब तक रिजॉल्व नहीं होंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप हमसे रीनिगोशिएट करेंगे, आप 4 साल फिर बात कहेंगे रीनिगोशिएट करें। तो असल इशू कैपेसिटी पेमेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू देम, हुकूमत का नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है। आपकी क्या राय है? देखें, कैपेसिटी पेमेंट जो है ना, कैपेसिटी पेमेंट को हमने जिसे कहते हैं ना, एक बूगी मैन बोलते हैं, एक विलन बना दिया एक चीज़ को। इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड कैपेसिटी पेमेंट होती क्या चीज़ है। उसमें एक डेट का बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है, एक इक्विटी का कंपोनेंट होता है और दूसरी चीज़ों का कंपोनेंट होता है, ठीक है। और जो आपका बिजली का बिल होता है उसमें ढेर सारी और चीज़ें आ रही होती हैं, सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट नहीं होती। टैक्सेस का भी एक बड़ा कैपेसिटी पेमेंट तकरीबन समझा 18 रुपये 50 पैसे है, मोटा मोटा हिसाब है। टोटल जो बिल आता है 700 प्लस यूनिट का इंडस्ट्री का 55-60 रुपये आता है, तो 18 रुपये 55, बाकी 10 रुपये जो है जनरेशन कॉस्ट है। पाकिस्तान हैज़ वन ऑफ द लोएस्ट जनरेशन कॉस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। मतलब इनमें से ये चीज़ें बिल्कुल हम इग्नोर कर देते हैं इस चीज़ को। हमारी जो जनरेशन कॉस्ट है तकरीबन 10 रुपये के आसपास है, एवरेज जो पूल प्राइस है वो तकरीबन 3.5 सेंट के आसपास बनती है, ठीक है। तो कैपेसिटी है, वो डेट का कॉम्पोनेंट उसमें बहुत ज़्यादा है। और डेट का कॉम्पोनेंट ज़्यादा क्यों है? क्योंकि जो हमने प्रोजेक्ट लगाए थे वो डॉलर बेस लगाए थे। जब डॉलर बेस्ड लोन आप लेंगे, 2021-22 में 18 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट था। यानी कि हमने करा ये कि बेताशा डॉलर खर्च कर दिए इंपोर्ट करने के चक्कर में, मुख्तलिफ चीज़ों पे एक स्टिम्युलस दिया, ठीक है। दीज आर पॉलिटिकल, मैक्रो से लिंक करना ज़रूरी है इस चीज़ को। पावर को आप आइसोलेटेड नहीं देख सकते। 18 अरब डॉलर का आपने करंट अकाउंट डेफिसिट करा, उसके बाद हमें पता है डॉलर की वैल्यू के साथ क्या हुआ, 170-80 रुपये से वो 320 तक चली गई। तो वो जो डॉलर बेस्ड डेट था वो आपके रुपए में बढ़ गया। फिर क्या हुआ, आपने उस वक्त करंट अकाउंट डेफिसिट करा 18 अरब डॉलर का, जब दुनिया भर में इंटरेस्ट रेट 0.5% से 5.5% पे जा रहे थे। तो यानी कि अगर आप 100 रुपये पे पहले 5 रुपये दे, $100 पे अगर आप जो है 50 सेंट जो है इंटरेस्ट दे रहे थे, अब आप $5.5 दे रहे हो, उसकी वैल्यू ही बढ़ गई। फिर पीकेआर भी आपका डिप्रीशिएट हो गया। तो मैक्रो को जो है हम जैसे कहते हैं ना, इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब वो लिंक्ड है, और इसीलिए जैसे मैंने कहा कि कैपेसिटी पेमेंट का जो क्वांटम है इसीलिए बढ़ा है बिकॉज ऑफ डीवैल्यूएशन एंड इंटरेस्ट डीवैल्यूएशन प्राइमरी रीजन आप अज्यूम कर रहे हैं सेट्रस पेरेबस के जी डिवैल्यूएशन नहीं होती, यहाँ पे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। या तो ग्रोथ इतनी मैसिव होती है कि आपकी जो यूसेज है, कंजम्पशन ज्यादा प्रॉब्लम ये ग्रोथ मैसिव करना चाहते हैं। यू ट्राई टू गेट मैसिव ग्रोथ 6% की, फिर एकदम से डॉलर आपको लेने पड़ते हैं, फिर एकदम वो नीचे आ जाता है। लेकिन ये जो आप डेट कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, इसमें आसिफ साहब वो उनकी तवज्जो मेरे ख्याल से थोड़ी डाइवर्ट हो रही है। मैं एक पूछा, डेट कंपोनेंट अब जैसे हुकूमत का कहना है 2002 की भी जो लगे थे प्लांट वो अपना डेट रिकवर कर चुके हैं, उनके हवाले से फिर क्या करें? नहीं, वो तो देखें रिकवर कर चुके हैं। आप उसमें से आप क्वांटम देख लें, उसका क्या करना है, ठीक है। बात सारी ये है कि इज दैट इवन अ प्रॉब्लम,
ठीक है। यू थिंक इट्स नॉट अ प्रॉब्लम? नहीं, इट्स नॉट मी हु कैन से कि व्हाट आई थिंक इज अ प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। इम्पैक्ट उसका आप आइडेंटिफाई कर लें कि जी कितना उससे वो होता है। लेट्स अज्यूम हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, एक एग्जांपल लेते हैं कि वी जैसे कि सारे आईपीपीज जो हैं वो हम बंद कर देते हैं, पब्लिक सब कुछ ना, लेट्स जस्ट क्लोज एवरी आईपीपी डाउन। नेट इम्पैक्ट उसका बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। अगर आपकी 35-36 रुपए की पावर परचेस कॉस्ट आ रही है, वो 32 रुपए 31 रुपए हो जाएगी, ठीक है। 3.5 से 4 बंद से मुराद है आपकी सबको टेक एंड पे लेके जाए। आप सब कुछ बंद कर दें, आप बोलें कि यार कल से देयर इज नो प्राइवेट आईपीपी, एवरीथिंग इज इन द पब्लिक डोमेन, इवन देन इट विल नॉट वर्क, बिकॉज आपकी जो डेट की पेमेंट है वो तो आपने फिर भी करनी होगी। मैं कह रहा हूँ डेट को समझना जरूरी है इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में। सही है जी आसिफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं भाई की बात से इख्तलाफ करता हूँ कि ये जो सारी कैपेसिटी और जो हम डॉलर में देख रहे हैं, एज ए इंडस्ट्री वी आर सेइंग कि हमें 16 सेंट की बिजली मिल रही है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद डिवैल्यूएशन। आज 100 रुपये का होता या कितने का भी हो, ये हम सेंटों में जब बात करते हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ डिवैल्यूएशन हो जाती है। तो ये एक ड्रामाई कैफियत पैदा की जाती है कि ये डिवैल्यूएशन से हो गया। डिवैल्यूएशन से कुछ नहीं हुआ। हमारी रुपए की, मेरे ख्याल से जो कहना चाह रहे हैं कि आपके जो व्हेन वी टॉक एज ए इंडस्ट्री, हम कहते हैं इंडिया में 6 सेंट है और हमारे यहाँ 17 सेंट या 16 सेंट है, तो वो हम सेंटों में बात कर रहे होते हैं। इट इज़ इररिस्पेक्टिव ऑफ, वहाँ शायद 6 रुपये की हो, हमारी 18 रुपये होनी चाहिए थी। वो डिफरेंस आप हमेशा एक ये सामने रखें। दूसरे, ये जो टेक और पे कॉन्ट्रैक्ट्स थे, ये मदर ऑफ ऑल इविल्स हैं। ये टेक और पे से ये हुआ कि जो इक्विटी इन्वेस्टर थे उनका कोई रिस्क ही नहीं है। उनको पूरी दुनिया में भी आप अगर ब्रेक डाउन इंश्योरेंस लें, आपको 60-70% से फिक्स कॉस्ट का मिलता है। तो कम से कम मॉडल भी ये होना चाहिए था कि जो आपका टेक और पे नहीं हो रहा तो आपको इक्विटी पे रिटर्न नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ ब्रेक डाउन आपकी मिनिमम फिक्स कॉस्ट मिलेगी। आपके ख्याल में सोल्यूशन क्या है? ये सोल्यूशन सिर्फ ये है कि नंबर 1, आइंदा के लिए मार्केट बने, ये रीनेगोशिएट होने ही होने। मुल्क 6-7-8 के से ज़्यादा नहीं चल सकता जो हमारे रीजन, और वी शुड नो पूरे रीजन में प्राइसेस डिक्लाइन कर रही हैं। चलिए, भाई ने कहा न्यूक्लियर, हमने तो सोलर 30-30 साल पे ले लिए। सोलर में क्या ऐसा था कि वो 30 साल के ले लें? 5 अरब का 6 अरब का प्रोजेक्ट 30 साल का, हमने उसको फाइनेंसिंग और गारंटीज दे दी। वाई? उसको 5-7 साल पे क्यों नहीं लिया? हमने तो सोलर प्लांट 20-20 30-30 सेंट में, जब इंडिया 4.5 ले रहा था, हम 18 और 21 सेंट का ले रहे थे। उसका डिफरेंस। फिर अभी आप खुद डिफरेंस देख लें कोयले में, जो हमारे यहाँ खुद वर्ल्ड बैंक का चालू हुआ है इसके अंदर जामशोरों में, उसका और बाकी कोयले का कंपैरिजन कर लें, आपको ऑलमोस्ट 100% कॉस्ट डिफरेंस मिलेगा। अब वो लोन तो डबल ही हो गया। जब आपने एक चीज़ ही डबल ले ली तो वो डबल हो गया। इसी तरीके से आप प्राइवेट हाइडियल प्रोजेक्ट में देखें कि उसमें क्या असर हुआ है कि आपने फ्लैट रेट दे दिया 8 सेंट का, अब वो हो सकता है 4 में दूसरे मुल्कों में लगे। अवैस लगारी साहब काफ़ी देर से कुछ ऐड करना चाहते हैं। अवैस लगारी साहब, डिस्कशन आपने यहाँ पे भी सुनी, आईपीपी का एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो गवर्नमेंट के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किए थे, गवर्नमेंट को चाहिए उन कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑनर करें। मुनाफा अगर हमने कमाया है तो भी उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स के नतीजे में है, तो इसको रीनेगोशिएट करने से जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा शैटर होगा। शहजाद भाई, मैं जब गौहर एजाज साहब ने आज से चंद महीने पहले पूरे मुल्क में एक आईपीपी से रिलेटेड और कैपेसिटी पेमेंट से रिलेटेड पूरी एक अवेयरनेस की कैंपेन रन की थी, उन दिनों में भी आपको याद है जब बहुत हीटेड जज्बात आसमान तक पहुंचे हुए थे हर एक के, मैंने उस वक़्त भी बड़े क्लियरली ये बात की थी, आई डिड नॉट प्ले टू द गैलरीज, और हमने कहा था कि हम इस हुकूमत के शुरू से ही हर चीज़ को, एक एक प्लांट को असेस कर रहे हैं कि हम उनके साथ म्यूचुअली एग्रीएबल टर्म्स पे किस तरह पहुंच सकेंगे। हमने किसी वक्त भी किसी कॉन्ट्रैक्ट को यूनिलैटरली ख़त्म करने का क्लेम ना किया, ना आज कर रहे हैं, बल्कि हम तो जो सोलर की नेट मीटरिंग वाला 4-4 किलोवाट और 5 किलोवाट वाला मालिक है, उसके कॉन्ट्रैक्ट को भी कभी भी हम लोग नहीं ख़त्म करेंगे। तो हम लोग इन अपने भाइयों के साथ, और हम अप्रिशिएट करते हैं कि हमारी जितनी भी इनके साथ डिस्कशंस हुई हैं, इनकी तरफ से और हमारी तरफ से एक चीज़ तो बड़ा क्लियर हुई है, एक्सेप्टेड है ऑन बोथ साइड्स, कि ये वाली जो बिजली की कीमतें हैं ये अनसस्टेनेबल है और इनको कम होना ज़रूरी है। दूसरा, सीईओ हबको ने एक बात की, मैं उनकी बात को अप्रिशिएट करूँगा कि ये सिर्फ रीनेगोशिएट आईपीपीस के साथ करके मामला नहीं आगे चलेगा। इनका इम्पैक्ट रिटर्न ऑन इक्विटी, अगर तमाम गवर्नमेंट प्लांट्स का आप 80-90% भी कम कर दें, उसका ₹1.25 का इम्पैक्ट आएगा।
5 प्लांट्स को टर्मिनेट कर दे, उसका इंक्लूडिंग टैक्सेस 65 पैसे का आ जाएगा। बाकी टेक और पे को टेक एंड पे को टेक और पे कन्वर्ट कर दें तो 2-2.5 रुपए का उसका इम्पैक्ट आ जाएगा। चाइनीज़ के साथ आप वो डेट जी टेन्योर को एक्सटेंड कर दें और मॉरेटोरियम ले लें डेट का और डेट की सर्विसिंग का, उसका 3-4 रुपए 3.5-4 आ जाएगा। लेकिन इसकी बात दुरुस्त है हमारे भाई की, ये कह रहा है कि एनटीडीसी का कौन करेगा उसको रीस्ट्रक्चर। एनटीडीसी के अंदर जो ट्रांसमिशन की डिलेज आती है जिसकी वजह से लकी का सस्ता जो कोल है वो डिस्पैच में नहीं कर सकता। एनटीडीसी की वजह से मुझे लोड सेंटर में 2013-18 में जाके प्लांट लगाना पड़े। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, ये जब मैं पीटीसीएल का वजीर बना था आईटी एंड टेलीकॉम का 2002 में, तब भी लोगों का कोई फेथ और ट्रस्ट रिफॉर्म्स में नहीं था। हमने ना सिर्फ डीरेगुलेट किया मार्केट को बल्कि पीटीसीएल को भी प्राइवेटाइज करके दिखाया। हमारे 3 ऑलरेडी डिस्कोज के ऑलरेडी, एक सेकेंड सर मेरी 2 मिनट, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं अग्री करता हूँ इनके साथ, रिफॉर्म्स हम साइड बाय साइड, जितनी हुकूमत आज सीरियस है बेसिक फॉल्ट लाइन्स को एड्रेस करने के लिए, कभी पहले नहीं थी। एनटीडीसी को ब्रेकअप किया जा रहा है, आईएसएमओ बनाई जा रही है जिसने आज आगे कंपेटिटिव मार्केट की ट्रांजैक्शंस का फेज़ 1 इंट्रोड्यूस करने के लिए काम करना है, फेज़ 2 की तरफ फिर जाना है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बोर्ड्स जिंदगी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा टोटल नॉन पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन की वजह के थ्रू बने हैं। किसी सियासतदान को या किसी बिजनेसमैन को या किसी जज को या किसी जर्नलिस्ट को नहीं पूछा गया। तो बेसिक रिफॉर्म्स आई एग्री, इट्स नॉट जस्ट द आईपीपी। गिव मी अ मोमेंट, क्योंकि आप एक आखिरी बात कर लो, जस्ट 5 more seconds प्लीज, 5 more seconds। I do not agree with the fact that इमरान खान की हुकूमत में मोहम्मद अली रिपोर्ट की बेसिस के ऊपर हुकूमत को उसका कोई खास फायदा हुआ था। आर्बिट्रेशन में उस वक्त की काबीना ने इस चीज़ को फेंका ही इसीलिए ताकि हम लोग उसके जो फोरेंसिक ऑडिट और जो हीट ऑडिट के क्लेम्स हैं उसको ऑडिट के अंदर लेके जाने के बजाय उसको आर्बिट्रेशन के अंदर फेंक दें। Pakistan was not able to harvest the advantages that at that time that report had authored as to be. So मेरे ख्याल में उस वक्त के पॉलिसी मेकर्स ने IPPs को स्पेस दी और वो चीज़ें जो इस रिपोर्ट के अंदर आइडेंटिफाई हुई थी उसको अमल में नहीं आने दिया उस वक्त। And I wish that audit had taken place at that time. मुझे जहाँ तक याद है उस रिपोर्ट में जो है मल्टीपल we will conduct those audits. रिकमेंडेशंस थी। उसमें एक रिकमेंडेशन ये थी कि आईपीपीस के साथ मिलके म्यूचुअली रीनेगोशिएट करना चाहिए या फिर जो है एक कंप्लीट ऑडिट की तरफ जाना चाहिए। उसमें मुख्तलिफ रिकमेंडेशंस थी, लेकिन अग्रीमेंट सही इनिशियल हो गया था, एग्रीमेंट्स के ऊपर नहीं साइन हुआ। अच्छा, मुझे क्विकली आर्बिट्रेशन की बीच में से पख मारी गई। सही, मैं क्योंकि हम अगले अपने प्रोग्राम्स में डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन पे भी तफसील से बात करना चाहेंगे, लेकिन आप जो नंबर्स बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं आएगा अगर कैपेसिटी पेमेंट के इशू को एड्रेस किया जाए, क्योंकि जो आप मैं ये नहीं कह रहा जी, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि जनरेशन की साइड पे जितना इम्पैक्ट आ सकता है उतना हमें हार्वेस्ट करना जरूरी है। सही, क्योंकि किसी भी एक चीज के अंदर 10-15 रुपए का इम्पैक्ट नहीं आ रहा, 3-3, 4-4 रुपए करके हमें लेकिन अगर आप जो आपसे इसको हार्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अवैस लगाई साहब, जो 3-3, 4-4 रुपए करके भी आप जनरेशन की मैं बात कर रहा हूँ उस पर भी अच्छा खासा इंपैक्ट है ना। आप कह रहे हैं ये 5 बंद कर देंगे तो 65 पैसे का है, गवर्नमेंट अपने जो है इक्विटी को कम कर दे 80-90% तो 1 रुपए का इंपैक्ट है, चाइनीज का 2.5 से 3 रुपए का इंपैक्ट है, तो ये मिला के तो तकरीबन 8-9 रुपए तो अच्छा खासा मतलब आधा हो जाएगा आपका फिर जो कैपेसिटी चार्जेस हैं। ये तकरीबन 6-7 रुपए के करीब जाके इसका इम्पैक्ट पड़ता है सब चीज़ों को मिला के। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद एनर्जी सेक्टर पे जो डिस्कशन हमारी है उसको जारी रखेंगे।